बचाना चाहती है तो पहले उनकी राहों में मुश्किलें बिछाती है, क्योंकि जो रिश्ता हर परीक्षा पार कर ले वही उम्र भर साथ निभाता है। सुबह की पहली किरण देवगढ़ की गलियों में फैल चुकी थी, लेकिन राम प्रसाद के घर में किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। महेश की दी हुई आखिरी चेतावनी आज खत्म होने वाली थी। गौरी चूल्हे पर चाय बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। राम प्रसाद चारपाई पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अगर मेरी वजह से तुझे कभी झुकना पड़े तो मुझे माफ कर देना। गौरी तुरंत उनके पास आकर बैठ गई। बाबा, ऐसा मत कहिए। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। रामप्रसाद ने उसकी तरफ देखा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन उसके भविष्य की चिंता उससे भी बड़ी थी। उधर होटल में आर्यवीर नाश्ता कर रहा था। करण जल्दी जल्दी अंदर आया। सर, एक जरूरी बात है। हाँ, देवगढ़ प्रोजेक्ट की जिस जमीन की हमें जरूरत है, उसमें सबसे अहम हिस्सा राम प्रसाद जी का खेत है। आर्यवीर ने फाइल खोली। उसमें खेत की तस्वीरें थीं। क्या उन्होंने बेचने से मना कर दिया? जी सर, कोई बात नहीं। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती नहीं होगी। करण थोड़ा झिझका। लेकिन सर, अगर वो जमीन नहीं मिली तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, एक प्रोजेक्ट किसी इंसान की मजबूरी से बड़ा नहीं होता। करण चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, सर पहले जैसे नहीं रहे। उसी समय महेश अपने आदमियों के साथ रामप्रसाद के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। आज या तो पैसे मिलेंगे या घर मेरा होगा। कुछ ही देर में वह घर के सामने पहुंच गया। धड़ाम, उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। रामप्रसाद, बाहर निकलो। गौरी ने दरवाजा खोला। महेश मुस्कुराया। समय पूरा हो गया। रामप्रसाद भी बाहर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा और वक्त दे दो। महेश जोर से हंसा। वक्त खत्म। उसने अपने आदमी को इशारा किया। कागज निकालो। उसका आदमी फाइल लेकर आगे आया। यहाँ अंगूठा लगा दो, घर और खेत मेरे नाम हो जाएंगे। गौरी ने वह कागज छीनकर फाड़ दिया। फाड़। महेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? गौरी ने बिना डरे कहा, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना घर नहीं बेचेंगे। महेश ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सारा सामान बाहर फेंक दो। दो आदमी तुरंत घर के अंदर घुस गए। रामप्रसाद चिल्लाए, नहीं, ऐसा मत करो। गौरी उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय दूर सड़क पर एक काली एसयूवी तेजी से उसी तरफ आ रही थी। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में हल्की चोट लग गई। रामप्रसाद अपनी बेटी की तरफ दौड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। महेश जोर से हंसने लगा। याद रख गौरी, इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। उसके आदमी घर का सामान बाहर फेंकने लगे। चारपाई, बर्तन, कपड़ों की गठरी, यहाँ तक कि गौरी की माँ की तस्वीर भी जमीन पर गिरकर टूट गई। तस्वीर का शीशा टूटने की आवाज सुनते ही गौरी दौड़कर वहां पहुंची। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। उसकी आंखें भर आई। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, महेश ने बेपरवाही से कहा। अब नई जिंदगी शुरू कर। गौरी पहली बार गुस्से से कांप उठी। भगवान सब देख रहे हैं। महेश हंस पड़ा। अगर भगवान देख रहे होते तो आज तू इस हालत में नहीं होती। उसी क्षण घर के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसके पीछे दो और गाड़ियां रुकी। महेश के आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला। आर्यवीर सिंह राठौर बाहर उतरा। उसके पीछे कर्ण और दो सुरक्षा कर्मी भी थे। आर्यवीर की नजर सबसे पहले टूटी हुई तस्वीर पर गई, फिर जमीन पर बिखरे सामान पर, और आखिर में रोती हुई गौरी पर। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह धीरे धीरे महेश की तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है? महेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर, ये हमारा निजी मामला है, आर्यवीर ने ठंडी आवाज में कहा। निजी मामला? उसने जमीन पर पड़े सामान की तरफ इशारा किया। बीमार आदमी का सामान सड़क पर फेंकना तुम्हारे हिसाब से निजी मामला है? महेश बोला। इन्होंने कर्ज नहीं चुकाया। आर्यवीर ने रामप्रसाद की तरफ देखा। क्या यह सच है? रामप्रसाद ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, कर्ज तो है, लेकिन मैं जमीन नहीं बेचना चाहता। महेश तुरंत बोला। सर, कानून मेरे साथ है। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने करण की तरफ देखा।
इनके कर्ज की पूरी जानकारी निकालो। जी सर। करण ने फाइल देखी और कुछ मिनट बाद वापस आया। सर, मूल रकम 5 लाख थी, लेकिन ब्याज जोड़कर महेश 10 लाख से ज्यादा मांग रहा है। आर्यवीर ने महेश की तरफ देखा। इतना ब्याज? महेश बोला। समझौते में लिखा है। आर्यवीर ने फाइल हाथ में ली। उसने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। अचानक उसकी नजर एक जगह रुक गई। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल अलग थी, दिलचस्प। महेश घबरा गया। क्या हुआ सर? आर्यवीर ने फाइल बंद कर दी। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। महेश चौंक गया। कौन सी गलती? आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस समझौते में कई शर्तें कानून के खिलाफ हैं। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। करण भी हैरान था। आर्यवीर आगे बोला, अगर यह मामला कोर्ट गया तो तुम्हें कर्ज नहीं, जेल मिल सकती है। यह सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महेश पहली बार असहज दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। सर, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि मुझे अन्याय पसंद नहीं। गौरी पहली बार आर्यवीर को हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इतना बड़ा उद्योगपति आखिर उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। उसी समय आर्यवीर का फोन बजा। दूसरी तरफ कंपनी का लीगल हेड था। सर, देवगढ़ प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है। आर्यवीर ने पूछा। क्या? फोन पर जो बात बताई गई, उसे सुनकर उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फोन कट गया। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर महेश की तरफ देखकर बोला, यह मामला अभी यहीं रुकेगा? महेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। फोन कटते ही कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। आर्यवीर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। करण ने धीरे से पूछा, सर, सब ठीक है? आर्यवीर ने गहरी सांस ली। हेड ऑफिस से खबर आई है, देवगढ़ प्रोजेक्ट की गोपनीय जानकारी किसी ने बाहर लीक कर दी है। करण चौंक गया। क्या? और मुझे शक है कि यह सब पहले से प्लान किया गया है। आर्यवीर की नजर अनायास ही महेश पर गई। महेश ने तुरंत नजरें फेर ली। आर्यवीर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं वापस आऊंगा और तब तक इस परिवार को कोई परेशान नहीं करेगा। महेश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जैसा आप कहें सर। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आर्यवीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी चलने लगी। गौरी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये इंसान मेरी मदद बार बार क्यों कर रहा है? आर्यवीर के जाते ही महेश का चेहरा फिर बदल गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, चलो। थोड़ी दूर पहुंचकर उसने गाड़ी रुकवाई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राठौर ने आज सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, एक आदमी बोला। मालिक, अब क्या करेंगे? महेश की आंखों में नफरत उतर आई। अब खेल सीधा नहीं खेलेंगे। ऐसा वार करेंगे कि राठौर भी याद रखेगा और गौरी भी। उधर रामप्रसाद के घर के बाहर गांव वाले बिखरा हुआ सामान समेटने लगे। कोई चारपाई अंदर रख रहा था, कोई बर्तन, तो कोई टूटी हुई अलमारी। गौरी अपनी माँ की तस्वीर साफ कर रही थी। तस्वीर का शीशा टूट चुका था। उसने धीरे से तस्वीर को सीने से लगा लिया। माँ, काश आज आप होती। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। बेटी, मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। गौरी तुरंत उनके पास बैठ गई। ऐसा मत कहिए बाबा, आप ही मेरी पूरी दुनिया है। रामप्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अकेली कैसे रहेगी? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। लेकिन उसके मन के किसी कोने में बार बार एक ही चेहरा उभर रहा था, आर्यवीर का। शाम, होटल। आर्यवीर अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। सामने देवगढ़ प्रोजेक्ट की पूरी फाइल खुली हुई थी। करण अंदर आया। सर, जांच में एक और बात सामने आई है। बोलो। महेश चौधरी पिछले 6 महीनों से गांव वालों की जमीन सस्ते दामों में खरीद रहा है। आर्यवीर ने पूछा। क्यों? शायद उसे पहले से पता था कि यहाँ बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आने वाला है। आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब किसी ने हमारी कंपनी की अंदरूनी जानकारी उसे दी है? जी सर। कुछ पल सोचने के बाद आर्यवीर बोला, महेश पर नजर रखो। और वह थोड़ा रुका।
राम प्रसाद के परिवार को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। करण मुस्कुरा दिया। जी सर। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके बॉस की दिलचस्पी अब सिर्फ प्रोजेक्ट में नहीं रही। रात गहरा चुकी थी। देवगढ़ के बाहर एक सुनसान सड़क पर महेश अपनी गाड़ी में किसी अजनबी आदमी से मिल रहा था। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने उसे एक मोटा लिफाफा दिया। काम आज रात ही होना चाहिए, उस आदमी ने पूछा। अगर किसी को शक हो गया तो? महेश ठंडी हंसी हंसा। शक? राम प्रसाद पर जाएगा, और अगर राठौर बीच में आया? महेश की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। तो इस बार उसे भी समझ आ जाएगा देवगढ़ में असली मालिक कौन है। अजनबी आदमी लिफाफा लेकर अंधेरे में गायब हो गया। महेश की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे पूरा यकीन था कि अगली सुबह देवगढ़ में ऐसा हादसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। उधर अपने छोटे से घर में गौरी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक बाहर से लोगों की घबराई हुई आवाजें आने लगी। आग, आग लग गई, कोई बचाओ। गौरी घबराकर उठी। वह और राम प्रसाद बाहर भागे। उन्होंने देखा गांव के किनारे स्थित गेहूं का सबसे बड़ा गोदाम धू धू करके जल रहा था। लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। और तभी भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, आग लगाने वाला भाग रहा है, उसे पकड़ो। अगले एपिसोड में आग किसने लगाई? क्या यह महेश की साजिश है? क्यों शक राम प्रसाद पर जाएगा? और क्या आर्यवीर समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगा?